हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने आपको सेंड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर हमारा। उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम उसके जो चैप्टर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए वो हम क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से आर्थिक विकास पर क्या असर पड़ेगा, ये क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जनसंख्या मान लेते हैं कहीं की भी है, तो उस जनसंख्या के ऊपर जो जनसंख्या है अगर कहीं पर एकदम से तेज़ गति से बढ़ जाती है, यानी कि जनसंख्या का जो स्तर था एकदम से बढ़ गई जनसंख्या, तो उससे वहाँ के देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका जो आर्थिक विकास है वो धीरे होगा या फिर बढ़ेगा, हमें ये देखना है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि इसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि कोई भी जनसंख्या एकदम से अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो दिक्कतें क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को इसके लिए। पहला जो टॉपिक है हमारा है वो खाद्य आपूर्ति की समस्या। यानी कि आप देख सकते हैं, खाद्य आपूर्ति मतलब होता है हमारा जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सभी हमारे लिए भाई बहुत ही कम पड़ जाएंगी अगर जनसंख्या बढ़ेगी। तो सीधा सी सवाल है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, खाने का स्तर उतना ही है, हमारी प्रोडक्शन उत्पादन उतना ही हो रहा है, लेकिन जनसंख्या एकदम से बढ़ गई तो वो उसको कह सकते हैं कि हमें बराबरी नहीं कर पाएंगे और खाने पीने की चीज़ों की समस्या सामने आने लगेगी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा आता है आवास की समस्या। देखिए, आवास आपको पता होगा कि रहने को कहते हैं, तो जो रहने का आवास का स्थान है वो हमारे पास कम हो जाएगा अगर जनसंख्या बढ़ेगी। क्योंकि शहरों में आप देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक ही घर में 3-4 फ्लोर बना करके रहना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आवास जो है हमारा रहने की जो सुविधा है वो बहुत ही बेकार हो जाती है, या रहने की समस्या सामने आ जाएगी अगर जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ जाएगी। तो कि इतने सारे लोगों को उस स्थान पर किस तरीके से उनका इस्टेब्लिश ये कह सकते हैं उनको रखा जाएगा, तो इसकी समस्या बहुत बड़ी होगी। उसके बाद हमारा है बेरोज़गारी। देखिए, बेरोज़गारी तो एक सीधा सा सवाल इसका यहाँ पर ये पॉइंट है, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो वैकेंसियाँ अपने आप ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास नौकरियाँ उतनी ही हैं और जनसंख्या बढ़ने चली जाएगी, तो उसके लिए एक तो कंपटीशन बहुत हो जाएगा और बेरोज़गारी अपने आप हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा वैकेंसी थी वो ख़त्म होंगी और उसकी वजह से क्या होगा कि आर्थिक विकास और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो किस तरीके से देश के आर्थिक विकास में सहायता करेंगे। तो इसीलिए ये 3 समस्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देखें तो निम्न जीवन स्तर हो जाएगा लोगों का जो रहने का लाइफ स्टाइल है वो और ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उससे स्वच्छता भी हमारी कम हो जाएगी, गंदगी फैलेगी, लोगों के जो खान पीने के सामान है वो कम पड़ जाएंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ और होगी कि जीवन स्तर जो है, लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो छोटा सा कुछ भी फैसिलिटीज़ के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ेगा, लोगों का बहुत नुकसान होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन स्तर चल रहा था उसमें गिरावट आ जाएगी जब जनसंख्या बढ़ेगी। तो उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कृषि पर अधिक बोझ पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कृषि ही हमारे लिए खाने का काम करती है। अगर कृषि नहीं होगी तो भाई लोगों के पास खाने पीने के सामान कहाँ से आएंगे। जितना भी हमारा अनाज है वो कृषि पर डिपेंड करता है, ड्राई फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें कृषि पर डिपेंड करती हैं। तो कृषि पर अधिक बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी कृषि के ऊपर बहुत हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें आर्थिक विकास को बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। और कृषि को फिर हमें और महत्व देने पड़ेगा, या तो फिर हम बाहर से इसको इंपोर्ट करें या फिर हमें ज़्यादा खेती बाड़ी पर ध्यान देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक विकास अपने आप पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये 5 तरीके की दिक्कत सामने आ सकती है, और भी दिक्कत आ सकती हैं, बट ये 5 कॉमन है, मेन है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, रेडी रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। देखिए, जनानकीय संक्रमण, जनानकीय का मतलब होता है जनसंख्या की मतलब होता है हमारा जनानकीय। तो इस जनसंख्या का संक्रमण, संक्रमण मतलब फैलना, तो जनसंख्या किस तरीके से फैली या फैलती है, इसके ऊपर एक सिद्धांत हमारे लिए पहले से ही है, जिसे हम कहते हैं जनानकीय संक्रमण सिद्धांत। यानी कि क्या करता है, ये किसी भी देश की जनसंख्या, कोई भी देश हो, उस देश की जनसंख्या की गणना करता है कि भाई जनसंख्या कितनी है, उसको काउंट करना, और
प्रीवियस 10-15 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में उस एरिया की जितनी भी जनसंख्या रही थी उसके हिसाब से भविष्य में जनसंख्या कितनी होगी इसका पूर्वानुमान भी ये लगाता है कि जनसंख्या भाई पहले इतनी थी लेकिन 2-4 सालों में जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कारण अच्छे हैं, किस तरीके से वहाँ पर फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ये डिसाइड करता है, या कह सकते हैं कि वो ये अनुमान लगाता है कि जनसंख्या आने वाले 10 सालों में या आने वाले 20 सालों में जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को ये दिक्कतें होंगी या वो दिक्कतें होंगी। तो इन सभी चीज़ों को हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जनसंख्या के फैलने का एक सिद्धांत है जो कि जनसंख्या को गणना करके और पूर्वानुमान के लिए उसके बताता है कि जनसंख्या कितनी होगी। ये 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, तो आपको याद रखना है। इतना सा ये छोटा सा 2.5 लाइन का थोड़ा सा हमारा ये थोड़ा सी स्टेटमेंट, इसको याद रखना है कि किसी भी देश की जनसंख्या को बढ़ने वहाँ की गणना करना और भविष्य में कितनी जनसंख्या होगी उसका अनुमान लगाने के लिए इसका काम किया जाता है। ये सिद्धांत सिंपल सी बात है, थ्योरी। उसके बाद इसी के आधार पर हमने वर्ल्ड की जो पूरी पॉपुलेशन थी उसको जिस तरीके से पॉपुलेशन जो हमारे अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही कम थी, 60 लाख थी, 30 लाख उससे पहले, फिर 60 लाख हुई, फिर 80 लाख हुई, फिर 1 करोड़ हुई। जब ईसा मसीह का वक्त था तो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। और आज अगर आप देखें तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या है, तो तकरीबन 2000 सालों में अगर हम देखें तो बहुत जनसंख्या, 1 करोड़ से आज तकरीबन 700 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने वहाँ से लेकर के जनसंख्या को अब तक ये 700 करोड़ जनसंख्या जो हुई है इनको हमने सिर्फ 3 अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया है। कैसे करके? तो पहली अवस्था जो थी हमारी, यानी कि सबसे पहले जब जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास की थी, ईसा मसीह से पहले, ईसा पूर्व में अगर हम बात करें, तो उस समय पर जनसंख्या कम थी। भाई क्यों कम थी? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो थी वो उच्च जन्म दर था। वहाँ पर क्या था? जन्म दर ज़्यादा समझते हैं आप लोग कि भाई कह सकते हैं जो हमारा पैदा होने की दर बच्चों के, तो वो बहुत थी, बच्चे पैदा होते थे, लेकिन साथ साथ वहाँ पर मृत्यु दर भी बहुत थी, लोग मरते भी काफ़ी थे। तो आपको पता होगा भाई मरते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसीलिए काफ़ी चीज़ों की वजह से वहाँ पर लोगों की मृत्यु होती, अकाल वगैरह आना। पहले के समय में काफ़ी होता था ऐसा, डिज़ास्टर्स काफ़ी आ जाते थे और हेल्थ सुविधाएं अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग मरते ही बहुत थे और पैदा भी काफ़ी होते थे। तो जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाती थी, बदलाव इतना आता नहीं था। हम पढ़ चुके हैं पहले वृद्धि क्या था फर्स्ट चैप्टर में अपने, फर्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है। तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होती क्योंकि जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, दोनों जब ज़्यादा अधिक होंगे तो वृद्धि नहीं होती, इसीलिए उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर हम देखें उसके तकरीबन अगर मैं बात करूं अपना मध्यकाल जो था, क्योंकि वो तो हमारा ईसा मसीह के वक्त हो गया, ईसा के टाइम का, ईसवी 1। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मध्यकाल में, यानी कि तकरीबन 1500 या 1800 के आसपास, जब, क्योंकि ये बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की, तो इसमें हमारा एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं औद्योगिकरण। जिस समय पर औद्योगिकरण आया उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रवास कर रही थी, रोज़गार के लिए काफ़ी प्रवास हो रहा था। तो उस समय कह सकते हैं कि जो हमारी दूसरी अवस्था वहीं शुरू होती है। क्यों? उस समय क्या हुआ था, जन्म दर तो ऊँची थी लेकिन मृत्यु दर पर रोक लग गई थी। अब आप खुद सोचिए कि अब एक वक्त पे भाई यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बच्चे काफ़ी पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो बड़े जो लोग हैं, वृद्ध हैं, वो लोग मर नहीं रहे हैं, तो मृत्यु दर वहाँ पर बहुत ही कम हो गई थी। क्यों हो गई थी भाई? क्योंकि उस समय हेल्थ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई थी इसकी तुलना में। यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी लेकिन यहाँ हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों की मृत्यु कम हो रही है। तो आपको पता है फिर जब बढ़ेंगे और लोगों की मृत्यु होगी नहीं तो अपना जनसंख्या बढ़ जाएगी। और जनसंख्या बढ़ने के लिए वो जो कारण मैंने आपको बताया अभी कि भाई हमारा औद्योगिकरण था जो इंग्लैंड के अंदर आया था, उसने पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को बढ़ाने में काफ़ी सहायता करी। लोगों ने प्रवास करा, जनसंख्या बढ़ाई, जिसकी वजह से इस पूरे वर्ल्ड में जो जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य कारण था। खैर यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये जो कारण था क्या था कि उस समय लोगों की जन्म दर काफ़ी थी और मृत्यु दर बहुत कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जनसंख्या के विस्फोट भी कहते हैं इस अवस्था को हम। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी तीसरी अवस्था आती है। ये तीसरी अवस्था क्या कहती है? ये जो औद्योगिकरण के बाद और हमारा जो आधुनिक वर्ल्ड है, इस समय क्या होता है कि आप देखें तो जन्म दर तो कम है। अगर हम जब देखते हैं बड़े बड़े जो विकसित देश हैं आज के समय में, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम दर रहती है। कैसे? अगर आप देखते हैं एग्जांपल लेते हैं अमेरिका का, आप एग्जांपल लेते हैं जापान का, तो वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर जन्म दर बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यानी कि दोनों ही निम्न हैं। और जब दोनों ही निम्न होगी, ना ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और ना ही ज़्यादा मर रहे हैं, तो जनसंख्या बहुत ही कम होगी, वृद्धि वहाँ पर बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आज के टाइम पे जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन कुछ ही देशों में ऐसा अप्लाई हो रहा है, जो विकसित देश हैं, जब मैंने आपको बताया नाम, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। लेकिन हम बात करते हैं एशिया की, तो वहाँ पर हमारा भारत, चाइना, बांग्लादेश, इन देशों के अंदर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। बट अगर हम देखते हैं तो हमने जनसंख्या को इन 3 कैटेगरीज में बांट दिया कि जहाँ पर पहले इस तरीके से जन्म दर ज़्यादा थी, फिर अगर हम देखते हैं दूसरे वाले में भी ज़्यादा थी, लेकिन तीसरे वाले में कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहले में, तो अगर हम देखें दोनों चीज़ें ऊँची ऊँची थी, तो हम कह देंगे दोनों प्लस प्लस था, ऐसे समझिएगा आपको, दोनों में प्लस ऊँचा था। उसके बाद एक में प्लस, दूसरे में नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं। तो इसलिए समझ सकते हैं कि हमारी तीनों अवस्थाएं इस तरीके से मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप दोबारा देख सकते हैं पीछे वो वीडियो करके, और अगर ना आए तब भी तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई विश्व जनसंख्या क्या है, इसको प्रभावित कैसे होता है। मतलब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा होगा भाई क्या क्वेश्चन है ये, बट उतना ही आसान है। कैसे? अगर आपको समझाऊँ उसको सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हैं, कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं कहीं पर बिल्कुल जनसंख्या नहीं रहती। तो आप जनसंख्या कहीं कहीं पर ज़्यादा है और कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। क्या कारण है इसका, हमें वो समझना है खाली। जैसे कि आप बात करते हैं, अंटार्कटिका हो गया हमारा, एक हमारा है अंटार्कटिका, जहाँ जनसंख्या बिल्कुल रहती नहीं है। दूसरी जगह अगर हम देखें जहाँ पर जीवन संभव है, अगर वहाँ भी देख लें हम, तो रशिया हो गया, और हमारा कह सकते हैं कि अमेरिका का ऊपरी भाग जो उत्तरी कनाडा है हमारा। इन जगहों पर जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। क्यों रहती है भाई, उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप बात करें मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, है ना, तो इन जगहों पर जनसंख्या अधिक रहती है। लेकिन इन जगहों पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम रहती है, वहाँ ज़्यादा रहती है, कम रहती है। क्या कारण है, वो ये पढ़ना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो पहला अगर हम देखें तो किस कारण से रहती है, भौगोलिक कारण से। मतलब भौगोलिक कारक वो कारक हैं जिसके अंदर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि उच्चावच, उच्चावच मतलब समझ रहे होंगे आप, पहाड़ या हमारे मैदान, दो चीज़ें होती हैं, सिंपल सी बात है, पहाड़ या मैदान। तो इन दोनों में अगर आप खुद देखेंगे, जो जगह पहाड़ों की होती है वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा बात पर कि रहना कम पसंद करते हैं, घूमने की बात अलग है 2-4 दिन की। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो, उनको पता है कि वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं। तो 2-4 दिन की बात अलग है, लेकिन जहाँ पूरा जीवन यापन करना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ के लोगों को पता है कि वो लोग किस तरह के जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप एक बार क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर है आरोहण, वहाँ देख लीजिए। उस चैप्टर में आपको पता लग जाएगा किस तरह की दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है मैदान। मैदान में देखिए, लेकिन इसका अपोजिट है। मैदान के अंदर लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें नहीं होती। वहाँ पर आपको डेली चढ़ना उतरना, लाइट वाइट, बहुत सारी दिक्कतें नहीं होती, जिसकी वजह से लोग मैदानों में अधिक रहते हैं। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्टर है जनसंख्या को प्रभावित करने में, जनसंख्या को अलग अलग जगह पर निवास करने के लिए, वो है हमारा उच्चावच। यानी कि पहाड़ों पर जनसंख्या नहीं रहती, मैदानों में रहती है। तो अगर आप इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो आपने देखा कहीं पर कि भाई बड़े बड़े पहाड़ों पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं। ऐसे कोई पहाड़ का नाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेंसिटी हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। फैसिलिटीज़ कहाँ मिलती हैं? मैदानों के अंदर। जैसे कि हमारा उत्तरी भारत हो गया, मध्य एशिया हो गया, या फिर कह सकते हैं अमेरिका का दक्षिणी भाग हो गया। इन जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ या अगर मैदान मिलते हैं तो मैदानों में लोग अधिक निवास करते हैं पहाड़ों की तुलना में। सिंपल सा आंसर है। दूसरी चीज़ जलवायु। देखिए जलवायु का मतलब आपको पता होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे तो मौसम को हम जलवायु मान सकते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूँ मौसम की एक तरीके से। तो मौसम जहाँ अच्छा होगा या मौसम व्यक्ति के लिए अनुकूल होगा, अनुकूल समझते हैं, रहने के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए बेहतर है कि हम यहाँ पर तसल्ली से आराम से रह सकते हैं, तो वहाँ पर लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। लेकिन जहाँ जलवायु या तो बहुत ठंडी होगी या बहुत ही गर्म होगी, उसे हम कहेंगे विषम जलवायु या प्रतिकूल।
उस वर्ड को, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हमारे रहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप बाहर निकलोगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो लोग वहाँ पर रहना पसंद ही नहीं करते जहाँ पर उनको उनके पसंद का जलवायु नहीं मिलता, या बहुत ही ज़्यादा उनके शरीर से या उनके जो मानसिक रूप से उनको पसंद नहीं होता, वो वहाँ पर नहीं रहते। तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि जलवायु भी एक अच्छी होनी चाहिए किसी को जनसंख्या को निवास करवाने के लिए। तीसरी चीज़ हमारा जल। देखिए जल तो आपको पता ही है, जल है तो कल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जल है। तो अगर आप बात करें इतिहास की, तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब जल के आसपास ही बसी हैं। आप चाहे हड़प्पा ले लें, या फिर आप इनका सभ्यता, या फिर आप एजेटक कोई भी सभ्यता ले लें, नील नदी की जो सभ्यता थी मिस्र की, वो भी सब नदी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ जल होगा वहीं पर आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, वरना आप रहते यहाँ पर हैं, आपको 4 किलोमीटर दूर जाके एक पानी मिलता है, तो वहाँ से आप किस तरीके से पानी को प्राप्त करेंगे। जिसकी वजह जल के वजह से लोग जल के जहाँ पर होगा वहाँ पर आप ज़्यादा देखेंगे कि भाई वहाँ पर आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी रेगिस्तानी क्षेत्र के अपेक्षा में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है कि अगर हम बात करते हैं उच्चावच में या जल वाले में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने में जल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि देखिए जल जहाँ पर होगा वहीं पर आपको जनसंख्या अधिक मिलेगी, लोगों को वहीं से जल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप रेगिस्तानों में जाएंगे तो आपको जल मिलने वाला ही नहीं है, तो फिर वहाँ से लोग हटते हैं, या उन जगहों पर जहाँ जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ लोग नहीं रहते, जल के लिए लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि जल की वजह से लोग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ज़िंदा रहते हैं। और लास्ट हमारा उपजाऊ भूमि। देखिए उपजाऊ भूमि जो है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर लोगों को अपने जो लोग कुछ नहीं करते हैं, या फिर जो लोग अपने पारंपरिक चीज़ों से में जुड़े होते हैं, खेती बाड़ी में, प्राथमिक क्रियाकलापों में, तो उनको भूमि की बहुत ज़रूरत होती है। लैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर भूमि ही नहीं होगी तो वो लोग उगाएंगे क्या। तो भारत, या कह ले सकते हैं कि अगर हमारा जो मध्य एशिया है, या फिर हमारा जो पुराने पारंपरिक जो कह सकते हैं ऐतिहासिक जो देश हैं हमारे, उनको उपजाऊ भूमि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जिन जगहों पर भूमि उपजाऊ होती है वहाँ पर वह लोग अधिक निवास करते हैं, सिंपल सी फॉर्म में। लेकिन जहाँ पर बंजर होगी, पथरीली ज़मीन होगी, वहाँ पर लोग नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई खेती भी करनी है। उसके बाद ये तो सिर्फ हमारे थे जिनमें भौगोलिक कारक थे, इसमें कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो आर्थिक कारक आते हैं, पैसों वाले। इसके अंदर मानव को बहुत कह सकते हैं कि इसमें हस्तक्षेप होता है। जैसे कि नगरीकरण, जिन क्षेत्रों में नगर बने होते हैं, जो नगर वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, जो कि गांव होते हैं। गांव की अपेक्षा में नगरों के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है नगरों के अंदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गांव के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो जिसकी वजह से लोग नगरों की तरफ जाते हैं, नगरों में निवास करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में। लेकिन इसका एक और यहाँ पर आया है औद्योगिकरण। देखिए औद्योगिकरण क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। तो भाई जहाँ पर फैक्ट्रीज होगी, इंडस्ट्री होगी, वहीं तो लोग काम करने जाएंगे। इसी वजह से जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, या कह सकते हैं कि लोग अपना काम की तलाश में, जो बड़े बड़े आर्थिक नगर हैं हमारे, उन क्षेत्रों में जहाँ पर औद्योगिक नगर भी कह सकते हैं, तो जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं या फैक्ट्री के लिए मशहूर होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करने जाती है। उसके बाद खनिज है आपका, जिन क्षेत्रों में अधिक कोयला, पेट्रोलियम या बड़े बड़े कह सकते हैं कि मूल्यवान धातुएं मिलती हों, खाने वगैरह होती हों, खदानें, तो वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। कि क्या पता आसपास कहीं कोई खदान मिल जाए, या फिर उस आसपास की जो कोई फैक्ट्री वगैरह, वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जॉब मिल जाए। तो जिस तरीके से लोग वहाँ पर भी जाना पसंद करते हैं। उसके बाद हमारा परिवहन। देखिए परिवहन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में परिवहन अच्छा नहीं होता वहाँ पर भी लोग नहीं रहते। सपोज़ करिए कि आप रहते हैं जहाँ पर आपको कोई दूर दूर तक कोई सवारी, या कह सकते हैं हमारा साधन का, जो परिवहन साधन का कोई दूर दूर तक कोई सोर्स नहीं है, तो आप कैसे रहेंगे वहाँ पर। कोई अगर आपको कहीं डेली रूटीन जाना हो तो आप कैसे जाएंगे। इसीलिए वहाँ पर आपको परिवहन की बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन अच्छा होगा, जनसंख्या वहीं निवास करेगी, और जहाँ अच्छा नहीं होगा तो वहाँ डेफिनेटली नहीं करेगी। इसका अगला है हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। ये भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा इनसे हटकर है। कैसे कि जिन क्षेत्रों में धार्मिक स्थान होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थल होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अधिक निवास करती है। कैसे कि अगर आप देखें तो जो हमारा धार्मिक स्थान है, बड़े बड़े आप देखे होंगे, तो लोग धार्मिक स्थानों को या धार्मिक स्थलों की वजह से, बड़े बड़े मंदिरों के पास, बड़े बड़े जो हमारे गिरजाघर हैं, या जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें, उनसे बड़े ही प्रभावित होकर के लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन क्षेत्रों में हमारे धार्मिक चीज़ें हैं, तो हम उनके साथ ही रहें।
और इसी की तरह एक और समान संस्कृति, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को समान संस्कृति मिल जाए, अपने जैसे लोग अपने धर्म के, अपने आपके जो तरह दिखते हैं या आपके आपके जो संस्कृति को फॉलो करते हैं, आपकी तरह रहन सहन है, खाद्य चीज़ें उनकी, उसको देखकर भी लोग प्रभावित होते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग भी वहाँ पर देखकर इन चीज़ों के लिए प्रभावित होते हैं। इन चीज़ों को देखकर आप जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को विवश रहती है। तो वो क्या करते हैं कि इसी वजह से जनसंख्या कहीं कहीं पर अधिक है तो कहीं पर बहुत कम है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, जिसको आप क्या करना है, ये 10 पॉइंट है आपके सामने, इनमें से आपको कोई भी 5 खोल देने हैं, 5 के बारे में लिख देना है 5 नंबर में। और अगर आपको कोई इंडिविजुअल पूछ ले कि भी भौगोलिक कारक बताओ 5 नंबर में, तो आपको सिर्फ यही खोलना है, 4 खोल देना है। और बाकी अगर आपको आर्थिक बोल रहा है तो आपको 4 आर्थिक बताने पड़ेंगे। लेकिन जब तक उसने कहा नहीं है कि आपको सिर्फ यही बताना है या फिर ये बताना, तब तक आपको किसी एक को नहीं बताना। आप 10 में से कोई से भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसने आपको एकदम से बता दिया कि नहीं आपको सिर्फ आर्थिक वाले ही लिखने हैं, तो आपको सिर्फ आर्थिक के ही लिखने पड़ेंगे। कहीं आप ये लिख कर आ जाए तो उसमें से आपको कट जाएगा वो मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो आपको उसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवास। देखिए लास्ट हमारा ही क्वेश्चन होगा, प्रवास क्या होता है। आप लोगों को पता होगा प्रवास क्या होता है। तो प्रवास किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाना। सिंपल सी बात में, अगर आपको एक बंदा है वो दूसरी जगह पर जाकर बस गया, ये नहीं कि 4-5 दिन के लिए गया, तो वो प्रवास नहीं होगा, वो पर्यटन होगा। अगर आप किसी जगह पर जाते हो, वहाँ जाकर के बस जाते हो काफ़ी टाइम तक, तो वो हमारा प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं कि भाई प्रवास क्यों करते हैं। तो प्रवास करते क्यों हैं, क्योंकि आपको लोगों को एक अच्छी सुविधा, अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बसते हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं जो आपको प्रवास कराती हैं, या तो वो चीज़ें जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं, और या तो वो चीज़ें जो आपको दूसरी तरफ जाने के लिए धकेलती हैं। इनको हम बोलते हैं हमारा पुश फैक्टर और पुल फैक्टर भी, इन्हीं को हम कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला है अपकर्ष कारक। तो ये जो अपकर्ष कारक होते हैं, ये वे कारक हैं जो कि एक बंदे को दूसरी जगह पर, मान लेते हैं एक हमारे जहाँ से बंदा निकलेगा और बी जहाँ पर वो बंदा पहुँचेगा, तो इन ए से बी में जाने के लिए उसको प्रवास करना है। प्रवास ही हो जाएगा, पूरा प्रोसेस को प्रवास बोलेंगे। तो ए से निकला तो उसको हम बोलेंगे उद्गम। जहाँ से वो निकला उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। ये बहुत ध्यान रखना है इन वर्डों का, उद्गम स्थान। और जहाँ पर वो पहुँचेगा उसे हम कहेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, इस गंतव्य स्थान पर वो पहुँचेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जाएगा क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, बेहतर शिक्षा। या तो वो शिक्षा के लिए जाएगा, क्योंकि जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको शिक्षा नहीं मिलती है। मान लेते हैं जो हमारा थोड़ा सा बैकवर्ड इलाके होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी और शिक्षा बहुत कम मिलेगी। तो जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं नगरों की तरफ, शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी तरह के बैकवर्ड एरियाज़ के बच्चे भी आते हैं। तो वो क्या है वहाँ का, क्योंकि वो शिक्षा के लिए प्रवास करते हैं। दूसरा हम देखें तो हमारा सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य सुविधा अगर हम देखते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर गरीबी होती है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं आपको बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। और रोज़गार के लिए, देखिए रोज़गार भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो रोज़गार ही है। तो रोज़गार जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रोज़गार मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रवास करते हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको बताना है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड के हिसाब से होना चाहिए, तो आप मुझे एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का भी, दोनों जगहों का नाम लिख के बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो रोज़गार की वजह से लोग प्रवास करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें जलवायु भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उनको अगर वहाँ की जलवायु सूटेबल नहीं लगती, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पर रहना पसंद कर देते हैं। गर्मी में तो वो जगह ठीक रहती है, मान लेते हैं हिल्स एरिया, थोड़े बहुत जो नीचे के एरियाज होते हैं हिल के, वहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी रहती है। बट ठंड के मौसम में और ठंडी हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं मैदानी इलाकों में। तो जलवायु भी उन्हें क्या करती है, इफेक्ट करती है, ताकि वो लोग प्रवास करें। उसके बाद परिवहन सुविधा, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर परिवहन सुविधा अच्छी नहीं है तो लोग प्रवास करेंगे, क्योंकि आपको कहीं अगर जाना है तो उसके लिए आपको टाइम पे गाड़ी परिवहन चाहिए होगा। तो आपको परिवहन अगर नहीं मिलता तो आप क्या सोचेंगे, भाई ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमें परिवहन की सुविधा अच्छी तरीके से मिल जाए।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, किसी भी इंसान को दूसरी जगह पर जाने के लिए विवश करती हैं, मजबूर करती हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। याद रखने वाली बात, अपकर्ष मतलब आकर्षित करती हैं, ये चीज़ें खींचती हैं कि भई हाँ, मैं आपको बुला रही कि ये चीज़ें बेहतर हैं तो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं प्रतिकर्ष कारक, तो इसके ठीक उल्टे होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, आप कब जाएंगे कि अब मैं भाई एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप सोचें कि मुझे अगर यूपी से दिल्ली आना है, तो जो चीज़ें मुझे बेहतर लगेंगी मैं उनको देखूंगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने शिक्षा ले ली, पहला पॉइंट अपना। तो शिक्षा कहाँ की अच्छी है, दिल्ली की, यूपी की? आप खुद देख सकते हैं, दिल्ली की बेहतर है। तो उससे क्या होगा कि मुझे शिक्षा क्या कर रही है, खींच रही है वहाँ की। लेकिन जो मेरे एरिया की है वो मुझे धकेल रही है कि नहीं भाई तू उधर ही जा। उससे मैटर नहीं करता कि आपकी क्या स्थिति है, क्या आपका बैकवर्ड, क्या आपका बैकग्राउंड है, लेकिन वो आपको वहाँ पर खींच रही है और आपके एरिया वाले जो आपको वो धक्का दे रही है कि नहीं आपको निकलना है। तो जो हमें धक्का दे रही है, हमें कह सकते हैं हमें जो वो पुश कर रही है, वो ये चीज़ है कि वहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो आप निकलते हो। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको वहाँ से प्रवास करना पड़ता है। बेरोज़गारी होती है, जिसलिए आपको वहाँ से प्रवास करना पड़ता है। जलवायु वहाँ की अच्छी नहीं होती, आपको सूटेबल नहीं लगती, इसलिए आपको वहाँ से प्रवास करना पड़ता है। नंबर 4-5 हमारा, परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं होती। तो जिन जगहों पर सुविधा अच्छी होंगी वो हमारे अपकर्ष में आ जाते हैं, और जिन जगह पर बेकार होती है वो हमारे प्रतिकर्ष में आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको अपनी तरफ खींचेंगे वो अपकर्ष कारक, जो आपको वहाँ से निकालेंगे वो आपके प्रतिकर्ष कारक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं हमारा ये चैप्टर जो था, इसका सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। तो जिस तरीके से आपको कोई भी इसमें कोई क्वेश्चंस हो या फिर आपको इसमें कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।